गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एनटीएसपी 4 का सोल्यूशन हम लोग अभी आइए देखते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम इज डबल्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि mt-2। ये इसका ठीक है ना। इस प्रकार से हम अगर इसकी नई वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे तो हम L की जगह तो हम L को लेंगे L1 बाई L2 और T1 बाई T2 की पावर -2। देखिए पावर 1 और पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। G वैल्यू है और लेंथ की यूनिट मीटर और उसकी नई यूनिट 2 मीटर। डबल किया गया है ना, तो डबल किया गया तो पहले मीटर से तो बाद में 2 मीटर। और टाइम की यूनिट पहले सेकेंड और बाद में 2 सेकेंड, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पावर -2। इस प्रकार से मीटर कैंसिल हो गया और G इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज 1/2 होल टू द पावर -2। सो दिस इज G इंटू 1/2 एंड देन 2 की पावर 2। सो दिस बिकम 4। तो कट गया, एक पावर से पावर कट गया तो कितना आ गया बताइए 2G। यानी कि नया G का मान पुराने G के मान का कितने गुना होगा? 2 गुना होगा। क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। हाँ, नोट करने का टाइम, किसी ने कहा था कि नोट करने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप देखिए इसको, ये तो आपके पास वीडियो है, रहेगा ही रहेगा, तो आप इसको कभी भी नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप हट जाए। चलिए आइए बात करते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखिए डायमेंशन लिखते वक्त इंटीग्रेशन के साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो dx की डायमेंशन l है और अपॉन में अंडर रूट a की डायमेंशन l है और x की डायमेंशन भी l है। और राइट हैंड साइड में देखें तो इसकी डायमेंशन 1/l है और ये जो साइन इनवर्स है वो डायमेंशन लेस होगा। तो ये हम LHS और RHS को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये l अपॉन अंडर रूट L2 और ये 1/L। इस तरीके से इस तरफ L/L हो रहा है और इस तरफ हाँ, इस तरफ L/L हो रहा है और इस तरफ 1/L हो रहा है। कहने का मतलब है कि इस तरफ डायमेंशन लेस बन रहा है जबकि इस तरफ डायमेंशन बन रही है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है ना। ये इसका सोल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। Angle which vector this with x, y and z एक्सिस कितना एंगल बना रहे हैं। तो पहले हम a का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना चाहिए हम लोगों को। तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर मींस 9 + 36 + 4। ठीक है, तो ये हो गया √45 √45 + 4 यानी कि √49 मीन 7। ठीक है ना। अब आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा यानी कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखे जाते हैं। ए का x कंपोनेंट अपॉन ए का मॉड यानी कि 3/7। तो कॉस इनवर्स करके आंसर दे देंगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू ay/a मतलब 6/7 कॉस इनवर्स करके आंसर दे देंगे, है ना। एंड कॉस गामा इज इक्वल टू ए का z कंपोनेंट अपॉन ए। सो 3 है ना, तो वहाँ देखिए 2 है तो 2/7 कॉस इनवर्स 2/7 करके आंसर दे देंगे। देखिए किनारे हो गए, आप इसको देख लीजिए और पॉज करके इसको आप कभी भी नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सोल्यूशन तेजी से बना रहा हूँ क्योंकि इस समय देखिए 10 बज चुका है। ठीक है, तो आप भी अभी इसको देखेंगे, फिर सोएंगे कब, मॉर्निंग में भी कुछ आपके काम होंगे, टेस्ट वगैरह होंगे, तो थोड़ा सा जल्दी देखते जाइए और समझिए करते जाइए। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर a and b is at right angle to a and its magnitude is half of b. Find the angle between a and b। ठीक है, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। ठीक है ना। इनका रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है। दिस इज रिजल्टेंट
और बी कहाँ होना चाहिए, बी ये होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये देखिए ये बी होना चाहिए और ये इनके बीच का एंगल हम आपको यहाँ पर अलग से दिखा रहे हैं। ये देखिए ए है और ये देखिए बी है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। जो आर है वो एक्चुअली बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है, तो हमने इस एंगल को एक सेकंड के लिए अल्फा मान लिया और फिर हमने कहा कि बी का जो कॉस कंपोनेंट होगा, बी कॉस अल्फा जो होगा वो आर के बराबर होगा और बी का जो साइन अल्फा वाला कंपोनेंट होगा वो ए को बैलेंस करेगा, तभी रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में तभी जाएगा जब बी का ये कंपोनेंट इसको बैलेंस करे और बी का ये कंपोनेंट आर के बराबर होगा। तो बी बाई टू, तो बी से बी कैंसिल हो गया और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, सो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री और जब अल्फा 60 डिग्री है तो थीटा कितना होगा, अपने कॉमन सेंस से बताओ, ये थीटा कितना होगा। थीटा ये देखो ये एंगल कितना है बताइए, 90 डिग्री और 90 में से अल्फा ऐड करेंगे है ना, तो 90 प्लस अल्फा मतलब 90 प्लस 60 डिग्री मतलब 150 डिग्री, ठीक है ना। इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। A and B are the vectors corresponding to AB and BC determined by the, तो हमको ये फाइंड करना है कि CD वेक्टर किधर हुआ है। अच्छा देखिए जरा, ये है CD वेक्टर जो कि कैसे लिखा जाएगा, जो कि ऐसे ये चलेगा, देखो ये और फिर चलेगा ये, तो ये वेक्टर क्या है बताइए A और ये वेक्टर क्या है बताइए B। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर B है, ये वेक्टर B है तो ये वेक्टर भी B होगा और ये वेक्टर A सवाल में दिया हुआ है, तो CD वेक्टर इज इक्वल टू, इसके टेल से चलेंगे तो आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है छोटा सा। कार A एंड B स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, कार A और B एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, कार A और B एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। ये कार A है और ये कार B है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो एक साथ चलना शुरू करते हैं। A के बारे में कहा जा रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से चलना शुरू करती है, इसके पास एक एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कार B में क्या खास बात है कि कार B स्टार्ट करती है 1 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करती है, लेकिन इसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। इनके बीच की जो गैप आपको दिखाई पड़ रही है वो है 10, इनके बीच का गैप जो है वो है 10 मीटर। इनके बीच का गैप है, तो कह रहे हैं कितनी देर में ओवरटेकिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी चाहिए ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू u रिलेटिव यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होना चाहिए बताओ, ये होना चाहिए UA माइनस UB, सो UA इज इक्वल टू 0 और माइनस ये 1, सो दिस इज -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद एक्सीलरेशन निकाले, एक्सीलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, एक्सीलरेशन ऑफ A माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B, एक्सीलरेशन ऑफ A इज 4 and acceleration of B is 0, so this is 4 meter per second square. Now हमें 10 मीटर की दूरी कवर करानी है, तो हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये पूरी इक्वेशन रिलेटिव है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव इक्वेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये 10 हमको चाहिए, ये -1t, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी -1, एंड दिस इज हाफ एंड दिस इज 4t स्क्वायर, सो वी गेट 10 इज इक्वल टू -t प्लस 2t स्क्वायर, सो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी कैसी है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम टाइम तुरंत फाइंड कर सकते हैं, बड़े आराम से हम टाइम फाइंड करेंगे। टाइम इज इक्वल टू
टाइम इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस 4ac, तो माइनस 4ac 4 करेंगे प्लस हो जाएगा 4 करेंगे फिर a करेंगे तो 2 और c करेंगे तो 10/2a, a की वैल्यू 2 है, ठीक है। सो दिस इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 20 for 81 अंडर रूट 81/4, ठीक है। तो ये 1 प्लस माइनस 9/4, सो दिस विल बी 10/4। दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसको छोड़ दीजिए, यानी कि 2.5 सेकेंड्स में ये ओवरटेक कर लेगा। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके काम का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। Width of river is 30 मीटर, रिवर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। एक रिवर की चौड़ाई 30 मीटर है, 30 मीटर है रिवर की चौड़ाई, और एक उसमें रिवर जो फ्लो हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रहा है, और एक बोट उसमें चलना शुरू करती है 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री। ये देखिए बोट यू वेलोसिटी से चलना शुरू करती है 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर, और नदी की वेलोसिटी उसके साथ ओवरलैप हो जाएगी। नदी की वेलोसिटी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है उसके साथ ओवरलैप हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड उसके साथ ओवरलैप हो जाएगी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर बनेगी, ठीक है ना। ये बनेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर हम बनाना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये डायग्राम बिगड़ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा ऐसे दूर से दिखा दे रहे हैं कि ये इस कोने से शुरू हो रहा है। ये क्या बताइए, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। आइए पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करें। रिजल्टेंट वेलोसिटी पहले फाइंड करें, जो कि बोट की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी का सम होगा। तो बोट की वेलोसिटी को हम कंपोनेंट में लिखेंगे 5 cos 37 i कैप प्लस 5 sin 37 j कैप, और रिवर की वेलोसिटी को हम लिखेंगे 2i कैप। तो 5 cos 37 यानी कि 4/5, sin 37 यानी कि 3/5, एंड उसके बाद 2i कैप कैंसिल करने के बाद 4i कैप और 2i कैप कितना हो गया 6i कैप, और 3j कैप ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये है इसका x कंपोनेंट और ये है इसका y कंपोनेंट। रिजल्टेंट वेलोसिटी का x कंपोनेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो अब मुझे बताइए नदी किस कंपोनेंट से पार कराई जाती है। नदी पार कराई जाती है x कंपोनेंट से, y कंपोनेंट से, है ना। रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, देखिए ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के इस कंपोनेंट से रिवर क्रॉस होगी, और इस कंपोनेंट से इस बोट को ड्रिफ्ट मिलेगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी के इस कंपोनेंट से रिवर क्रॉस होगी, और इस कंपोनेंट से इसको ड्रिफ्ट मिलेगी। वही ड्रिफ्ट हम बनाने जा रहे थे। ये देखिए ये बोट मैन यहाँ जाके किनारे पे लगेगा, और बी से ये पूरी दूरी कहलाएगी ड्रिफ्ट, जिसको आप लोग डी भी कह सकते हैं, शिफ्ट भी कहते हैं, इसको ड्रिफ्ट या शिफ्ट कहते हैं। तो पहले टाइम निकालिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो 30/3 यानी कि नदी पार हो जाएगी 10 सेकेंड में। उसके बाद हम ड्रिफ्ट या शिफ्ट जो भी आप कहना चाहें निकालना चाहते हैं, तो वो x कंपोनेंट से फाइंड होगी t टाइम में। तो x की वेलोसिटी का x कंपोनेंट 6 है, तो 6 × 10 यानी कि 60 मीटर शिफ्ट होकर वो दूसरे किनारे पर जाकर लगेगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल ही बढ़िया क्वेश्चन। वेलोसिटी और पोजीशन की इक्वेशन पता करनी है। वेलोसिटी y बराबर mx, y इक्वल टू mx जैसा ग्राफ होगा। इंटरसेप्ट है नहीं, इंटरसेप्ट 0 है, तो mx की जगह पर t है, और m क्या होता है स्लोप होता है, स्लोप मतलब tan थीटा।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस टी यानी कि 4t, ठीक है ना। velocity we can say that velocity is the rate of change of position 4t, so 4t dt इंटीग्रेशन करके हम पोजीशन की इक्वेशन बना सकते हैं, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन t dt, so x is equal to 4t square by 2, so you can say that 2t square, this is the equation of path, actually equation, sorry, this is equation of position, मतलब रिलेशन ऑफ पोजीशन विद द टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन। एक क्रॉस ऑफर है जो कूद कूद के चलता है और एक जंप में वो 2.5 मैक्सिमम 2.5 कूद जाता है, एक जंप में वो 2.5 कूद जाता है। ये देखिए ये 2.5 है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाई जी होती है ना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का एंगल बनाकर वो कूदेगा, तभी वो मैक्सिमम रेंज एडॉप्ट कर पाएगा। देखिए 45 डिग्री के एंगल पर मैंने बता दिया। आर मैक्स इज इक्वल टू 2.5 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 10, सो वी कैन से दैट u स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो u इज इक्वल टू 5। u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और अब देखिए उसको एक कूद में कितना टाइम खर्चा होता है, फिर उसको भी देख लिया जाए। तो एक कूद में जो टाइम लगता है वो 2u साइन थीटा बाई जी, सो 2 इंटू 5 बाई 10 और साइन 45 1 बाई रूट 2, यानी कि इनको लगता है 1 बाई रूट 2 सेकेंड एक कूद में। तो इनका क्वेश्चन है कि 20 रूट 2 सेकेंड में वो कितनी दूरी तक पहुंच जाएगा। तो वो इसी प्रकार से वो चलता हुआ चलता रहेगा। ये देखिए ये इसकी तमाम सारी कूदें हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 20 रूट 2 सेकेंड में वो कितनी दूरी तक पहुंच जाएगा। तो क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि 1 बाई रूट 2 सेकेंड में वो 2.5 मीटर कवर करता है कूद कूद, तो वो एक सेकेंड में कितना कवर करेगा, 2.5 अपॉन 1 बाई रूट 2, इसलिए वो 20 रूट 2 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो 2.5 इंटू 2 इंटू रूट 2 ये ऊपर चला जाएगा और 20 रूट 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ ये जो 1 बाई रूट 2 का रूट 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 20 रूट 2 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका 2 हो गया, तो 2.5 इंटू 2 इंटू 20 हो गया। सो 2.5 मीटर कूदता है एक बार में और u का मान 5 आ गया, उसका टाइम निकालो तो 1 बाई रूट 2 आ गया। 1 बाई रूट 2 सेकेंड में 2.5 मीटर कूदता है, तो एक सेकेंड में 2.5 अपॉन 1 बाई रूट 2 पर चला गया, तो 20 रूट 2 सेकेंड में कितना चलेगा, तो ये आ गया आपका 2.5 इंटू 40, सो ये 0 और 100 और 1 दशमलव लगेगा। दिस विल बी द 100 मीटर, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन स्टूडेंट का गलत हो जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें पार्टिकल का एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो कभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं आ पाता है। ये देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा और कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन में कभी नहीं आ पाएगा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। बाकी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एक्सेप्ट एट हाईएस्ट पॉइंट, ये रॉन्ग हो गया। एक्सीलरेशन इज नेवर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। हाईएस्ट पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, नन, गलत हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करनी है। एक पार्टिकल यहाँ से हॉरिजॉन्टल थ्रो किया गया और पाथ की इक्वेशन का मतलब है रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो ये देखिए ये इसका, हाँ ये ओरिजिन बना हुआ है, यहाँ पर ये एक्स लिखा है, ये वाई लिखा है
और ये ओरिजिन है। जब ये ओरिजिन है तो ये 0,0 वो भी लिखा हुआ है, ये x होगा और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, ये होगा y कोऑर्डिनेट, और हमें x और y फाइंड करना है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, u इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, यानी कि यू एक्स इंटू टी, यानी कि ये होगा 10t, ठीक है ना। और हम y कैसे फाइंड करेंगे, तो y फाइंड करने के लिए ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 40 है, 40 मीटर, ठीक है ना। और ये कितना नीचे गिर जाएगा इतनी देर में, इतने टाइम में कितना नीचे गिरेगा बताओ, ये गिरेगा हाफ जी टी स्क्वायर, टी टाइम में कितना नीचे गिरेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू टोटल h माइनस h होगी, टोटल h मतलब कितना 40 और h मतलब कितना हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि 40 माइनस 5 टी स्क्वायर। टी की वैल्यू 1 से उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 100, और इसलिए 40 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 है ना। हम पढ़ाते वक्त हमेशा ये बात बताई कि एक्स और वाई में रिलेशन ही प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है, लेकिन उसमें टाइम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको टाइम को रिमूव करना पड़ता है। और टाइम को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स की इक्वेशन जो बनाते हैं उससे टाइम निकाल के वाई की इक्वेशन में प्लांट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कंसीडर द सिचुएशन गिवन बिलो। अच्छा ये सिचुएशन है और हमें एक्सीलरेशन फाइंड करने हैं। आइए एक्सीलरेशन फाइंड करें। पहले तो यहाँ पर टेंशन T1, ठीक है ना, ये रस्सी बदल गई तो यहाँ पे टेंशन T2 फाइंड, और यहाँ पे T1 तो यहाँ भी टेंशन T1, और यहाँ टेंशन T2 है तो यहाँ भी टेंशन T2 होगा। ये इसका वेट m1g, और ये नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है ना, जस्ट फ्रिक्शन होगा। चलिए यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है। स्मूथ सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन का क्या करना है। और ये इसका वेट 200 mg, ठीक है ना। तो आइए एक इक्वेशन बनाते हैं। फॉर ए T1 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4a, है ना। माना कि इसका एक्सीलरेशन a आगे की ओर है, इसका एक्सीलरेशन a आगे की ओर है, इसका एक्सीलरेशन a नीचे की ओर है ना। जब ये a नीचे से जाएगा, जब इसका एक्सीलरेशन a नीचे होगा तो ये दोनों को बराबरी से खींचेगा। हाँ दोनों बंधे हैं ना, तो जब ये a से नीचे जाएगा तो ये भी a से आगे आएगा और ये भी a से आगे आएगा। इस प्रकार से T1 माइनस म्यू n इज इक्वल टू 4a, T1 माइनस म्यू T1 माइनस म्यू की वैल्यू 0.2 है, और नॉर्मल रिएक्शन n बराबर mg होगा, mg मतलब 40 इज इक्वल टू 4a। सो T1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4a, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आइए उसकी इक्वेशन बनाते हैं। फॉर आइए हम बी की इक्वेशन बनाते हैं। बी की इक्वेशन क्या होगी, T2 इज इक्वल टू 8a, आगे की तरफ आ रहा है और कुछ है नहीं। और सी की इक्वेशन बनाएंगे तो नीचे की तरफ है 200 न्यूटन, 20 kg है ना, हाँ 20 kg है, 20g, यानी कि 200 माइनस T1 एंड T2 एक साथ हैं इज इक्वल टू 20a। ये बनेगी हमारी थर्ड इक्वेशन। हम तीनों को हम ऐड करने जा रहे हैं, तो प्लस T1 से माइनस T1 एंड प्लस T2 से माइनस T2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 200 बचा और 8 बचा, और यहाँ पर आपका 4, 8, 12 एंड 20 32a। सो a इज इक्वल टू 192 बाई 32, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। एक बॉडी पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 30 न्यूटन है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन है। तो इस बात से आपको ये समझ जाना चाहिए कि 30 न्यूटन से कम में कुछ भी हिलने वाला नहीं है। और इन्होंने फोर्स कितना लगाया, 50 न्यूटन। जब 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो बॉडी जरा भी मूवमेंट नहीं करेगी, और जरा भी मूवमेंट नहीं करेगी तो
फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, बैकवर्ड फोर्स होगा, यानी कि फ्रिक्शन का मान ट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। स्टूडेंट का दिमाग यहाँ पे लगा रहता है 30 होगा कि 20 होगा, 30 होगा कि 20 होगा, अरे ना 30 होगा ना 20 होगा। क्यों? क्योंकि 30 तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और 20 तक होगा जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 30 से कम न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो स्लाइडिंग स्टार्ट ही नहीं होगी, और जब स्लाइडिंग स्टार्ट ही नहीं होगी और लिमिट पर भी नहीं बात हो रही है, ठीक है ना। तो जब बॉडी में तुम केवल 15 न्यूटन का बल लगाओगे तो बॉडी बिल्कुल वेल इन रेस्ट रहेगी, वो चलने की बिल्कुल टेंडेंसी में नहीं होगी, और तब फ्रिक्शन ट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होगा, यानी कि 15 न्यूटन के बराबर होगा। यार देखिए, पूरी प्रॉब्लम में आपको एक बात पता होगी कि जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो टेंशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ऐसे सवालों में तुमको सिर्फ टेंशन के बारे में देखना चाहिए कि कहाँ पर कितना टेंशन है। यहाँ पे टेंशन टी, तो यहाँ भी टी होगा। अगर यहाँ टी होगा तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ टी होगा, ट्वाइस ऑफ टी, यहाँ ट्वाइस ऑफ टी होगा तो यहाँ भी ट्वाइस ऑफ टी होगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या पाएंगे, ध्यान से देखने पर आप ये पाएंगे कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें कि किस मास पर, किस ब्लॉक पर कितना टेंशन है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे, तुम लोग ये देखोगे समझोगे, क्या देखोगे समझोगे कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 होगा, और T2 की वैल्यू कितनी है T, और T1 की वैल्यू कितनी है T, और 2T यानी कि कितना 3T। तो कुल मिला के लिए 1/3 आ रहा है। इसका मतलब है कि A2 और A1 और A2 का रेशियो 1:3 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा मैन रस्सी को ज़्यादा मुश्किल से खींच पाएगा। तो उसके लिए आप ये देख लीजिए कि उसको कितना टेंशन लगाना पड़ रहा है। उसको यहाँ पर इसको खींचने के लिए T = mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। जबकि यहाँ पर क्या है, देखिए ये टेंशन T लगाएगा, यहाँ पे टेंशन T पहुँच जाएगा, वही टेंशन यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे T ऊपर की तरफ T2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 2T हो जाएगा। तो अब ये ब्लॉक कितने न्यूटन से खींच जाएगा, 2T = mg। तो 2T = mg यानी कि T = mg/2, यानी कि इस वाले मैन को इसको जस्ट पुल अप करने के लिए mg से आधा बल लगाना पड़ा, क्योंकि इसने डबल पुली की सहायता से अपना काम किया है। तो मुश्किल किसको पड़ेगी, इसको, ठीक है ना। फिगर 1 में मुश्किल ज़्यादा पड़ेगी, फिगर 2 में आसानी रहेगी। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। Assertion है कि when a person walk on the rough surface, the friction force exerted by the surface on the person is opposite। का सवाल ही नहीं, जब पर्सन जमीन पर चलने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन उस पर आगे की डायरेक्शन में लगता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द पर्सन दैट कॉज द मोशन। बिल्कुल रोड पर्सन पर फ्रिक्शन लगाती है और तभी पर्सन आगे की ओर मूव करता है, ये देखिए। और जब पर्सन रुकना चाहता है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगने लगता है। तो असर्शन इनकरेक्ट है, जबकि रीजन सही स्टेटमेंट है तो ऑप्शन होगा डी, जिसमें लिखा हुआ है असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। डिस्प्लेसमेंट अगर पैराबोलिक इक्वेशन से रिलेटेड है तो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से रिलेटेड होगी, बिल्कुल सही बात है। अगर डिस्प्लेसमेंट ut + ½ at² पैराबोलिक इक्वेशन से रिलेटेड है तो वेलोसिटी इसको एक बार डिफरेंशिएट करने से आएगा, और डिफरेंशिएट करने से आएगा तो ये बन जाएगा u + ½ और साथ में 2t बन जाएगा, तो बन जाएगा u + at। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इसका रीज़न तो यहाँ पे तुम्हारे सामने बिल्कुल देख ही लिया आपने कि यहाँ जो ये लिखा था वही मैंने यहाँ लिखा, और उसी की मदद से हमने ये निकाल दिया, वही यहाँ लिखा हुआ, यानी कि ये इसको दोनों सही है और ये इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। थ्री फोर्सेस लग रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि बताइए एक्स डायरेक्शन में यानी हम कितना एडिशनल फोर्स लगाएं कि रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में रहे, रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल भी ना रहे। तो
देखते हैं कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 7 और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट इधर चला जाएगा, 7 और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट 2 न्यूटन इधर चला जाएगा, और ये भी कितना है बताइए, 2 न्यूटन है। अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये एंगल कितना है 30 डिग्री और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 2 न्यूटन का ये कंपोनेंट कितना होगा, 2 साइन 30 होगा, और ये कंपोनेंट 2 न्यूटन का कितना होगा, 2 कॉस 60 होगा। इसका मतलब है ये भी 1 न्यूटन और ये भी 1 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जब x वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट आपका किस दिशा में रहेगा, y दिशा में रहेगा। ये रहेगा 2 cos 30 और इसका रहेगा 2 sin 60, है ना। तो रिजल्टेंट y डायरेक्शन में रहेगा और x डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट नहीं रहेगा। यही क्वेश्चन बनाने वाला चाहता है कि रिजल्टेंट y में रहे और x में बिल्कुल ना रहे। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें रिजल्टेंट y में ही बन रहा है, x में बन ही नहीं रहा है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार के एडिशनल फोर्स को लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें किसी भी प्रकार के एडिशनल फोर्स को लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्रॉम द सेम बिल्डिंग 2 stones थ्रोन, वन अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड। एक को ऊपर फेंका गया और वो ग्राउंड पर आ गया t1 टाइम में, दूसरे को नीचे फेंका गया और वो ग्राउंड पर आ गया t2 टाइम में, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी बताइए, u की वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो आइए इस हाइट को हम h अगर मान लें तो हम पहले a के लिए और फिर b के लिए इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर बॉल a h इज इक्वल टू माइनस यू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, ठीक है ना। और अब b के लिए बना दीजिए, b के लिए h इज इक्वल टू यू t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। दोनों इक्वेशन सेम h को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों इक्वेशन सेम h को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो हम 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। जब हम 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, अच्छा आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि ये माइनस यू क्यों कर दिया। u से ऊपर जब फेंकते हैं तो माइनस यू से नीचे फेंका हुआ मान सकते हैं, और u से नीचे फेंकते हैं तो फिर u ही रहेगा, ठीक है। तो 1 और 2 को इक्वेट कर दिया तो बन गया माइनस यू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। तो देखिए u वाले टर्म एक तरफ और हाफ जी वाले टर्म एक तरफ करके हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे आराम से। इज इक्वल टू यू कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा t1 प्लस t2, और अब हम यहाँ पर इसको t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2, और यहाँ पर u और t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 वाले ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे और u की वैल्यू आ जाएगी हाफ जी t1 माइनस t2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये आप देख लीजिए, किनारे हो जा रहे हैं, फोटो वोटो अपना क्लिक करके पॉज करके जल्दी नोट करिए। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। nth सेकंड में चली गई दूरी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी ये आपका क्लियर हो पाएगा। ये कोई पर ये देखिए, ये जो टाइम है वो n सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो n सेकंड है मान लीजिए। तो उसके ठीक अंदर वाला जो 1 सेकंड होता है ना, ये जो 1 सेकंड होता है वो होता है nth सेकंड, ये है nth सेकंड, ये होता है n सेकंड के ठीक अंदर वाला जो 1 सेकंड होता है वो nth सेकंड होता है, और उसमें चली गई दूरी को हम लोग s nth के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। s nth सेकंड में चली गई दूरी इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये nth सेकंड 1 सेकंड होता है। तो अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n प्लस 1th सेकंड लिखा हुआ है, तो जहाँ पर हाफ 0 और हाफ a, जहाँ पर n लिखना है वहाँ पर हमें क्या लिखना है बताओ, n प्लस 1 लिखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगले में लिखा हुआ है n प्लस 3rd सेकंड, तो 0 प्लस हाफ a, जहाँ पर n लिखना है वहाँ पर अब हमें n प्लस 3 लिखना है और माइनस 1, दोनों को डिवाइड करना है, तो s n प्लस 1 अपॉन s
n+3 इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा है 2n+2 - 1 और नीचे आ रहा है 2n+6 - 1. सो वी गेट 2n+1 अपॉन 2n+5. दिस इज द रिजल्ट. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. इसको एक बार अपने आप जरूर ट्राई कर लें. पार्टिकल इज प्लेस्ड एट रेस्ट इनसाइड द हॉलो स्फीयर. ये किस हाइट तक ये जाके रुकेगा, ये हमको फाइंड करना है. देखिए रफ सरफेस है ये, और जब ब्लॉक यहाँ रखा जाता है तो उसके स्लाइड होने के कोई चांस नहीं होते, लेकिन जब ब्लॉक कुछ एंगल पर ले जाया जाता है तो उसके स्लाइड होने के चांस होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये mg है, और ये देखिए mg का कॉस वाला कंपोनेंट है, mg cos थीटा. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज mg sin थीटा, जो उसको नीचे ले आने की कोशिश करता रहता है. mg sin थीटा है ना, और दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो पहली क्वेश्चन प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगी, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और दूसरी क्वेश्चन अलोंग द प्लेन बनेगी, यानी कि mg sin थीटा विल बैलेंस बाय द लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू n, और n का मतलब यहाँ पर mg cos थीटा से है. सो mg से mg कैंसिल करने पर हमें मालूम पड़ता है कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ जाता है. म्यू की वैल्यू 1/√3 दिए होने की वजह से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आती है. अब हम लोग को h फाइंड करना है. तो आप ये देख रहे हैं कि ये पाथ का रेडियस है और ये हाइट h है. अगर ये h है तो ये r - h होगा. इस तरीके से h निकालने के लिए हम लोग cos थीटा की हेल्प ले सकते हैं. cos थीटा इज इक्वल टू r - h अपॉन r. हाँ, इस ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है r - h और ये है r. ठीक है. So r cos, so we can say that r cos theta is equal to r minus h. So we can say that h is equal to r minus r cos theta. r कॉमन ले लेंगे तो 1 minus cos theta and हाँ r कॉमन ले लेंगे तो 1 minus cos theta 1 minus √3/2. ये हो गया क्लियर. आ जाइए आगे चलते हैं. अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है. सैटेलाइट में लगातार धूल स्वेप्ट होती है. जब सैटेलाइट में लगातार सैटेलाइट अर्थ से उड़ती हुई धूल को लगातार कैप्चर करती रहती है, और इसी की वजह से उसका वेट बढ़ता रहता है और वो धीमे धीमे रिटार्ड होती रहती है. ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है. तो ऐसे में हमें इसका रिटार्डेशन फाइंड करना है. वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हम इस F इज इक्वल टू v dm/dt, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है. वैसे तो F इज इक्वल टू होता है dp बाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स dp/dt, लेकिन मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी. तो जब मास कांस्टेंट होता है तो मास को बाहर निकाल लेते हैं, तो dv/dt बन जाता है. तो ये F इज इक्वल टू ma बन जाता है. लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं तो वेलोसिटी को बाहर निकालते हैं तो मास अंदर रह जाता है. ये वाला सवाल इसी से रिलेटेड है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास आपका दिया हुआ है, तो ये हो गया v, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मास वो दिया हुआ है अल्फा v स्क्वायर, तो अल्फा v क्यूब. ठीक है ना. अब एक्सीलरेशन फाइंड करना है या रिटार्डेशन फाइंड करना है, वो फोर्स अपॉन मास करने से आएगा. तो अल्फा v क्यूब बाई m ये रिजल्ट है, और ये एक तरीके का रिटार्डेशन बोला जाएगा. रिटार्डेशन बोले जाने की वजह से माइनस साइन के साथ हम लोग ऑप्शन डी सही करेंगे. बढ़िया सवाल है. यहाँ पर एक स्प्रिंग में 2 मासेस हैंग किए गए. एक स्प्रिंग में 2 मासेस हैंग किए गए. ये मास A है और ये मास B है. ये 2m मास का है, ये 5m मास का है. हमारा क्वेश्चन है कि जब रस्सी को काट दिया गया कैंची से, तो बताइए ए और बी के एक्सेलरेशन काटने के बाद क्या होंगे. पहले तो हम काटने के पहले की बातें कर लें. ये 2m, यहाँ पे टेंशन T2
T2 और यहाँ पर ये देखिए 5 mg 2 mg और यहाँ पर टेंशन स्प्रिंग में टेंशन T1, ठीक है भाई। स्प्रिंग खिंच जाती है और टेंशन जनरेट करती है T1 और T1। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखकर क्लियर करें और फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो जब हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखा तो क्या पाया, क्या हमने समझा, क्या हमने पाया, आइए अलग से बना देते हैं। बी अलग से बना देते हैं, चलिए 2 mg और टेंशन T2 और रुका होने की वजह से क्या बोलेंगे T2 इज इक्वल टू 2 mg। आइए अब एक का फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ 5 mg और नीचे की तरफ टेंशन T2 और ऊपर की तरफ टेंशन T1। तो रुका हुआ होने की वजह से अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स यानी कि 5 mg प्लस T2 यानी कि 5 mg प्लस 2 mg 5 mg प्लस 2 mg यानी कि 7 mg होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने रस्सी को काट दिया। जब हमने रस्सी को काट दिया तो क्या हुआ, रस्सी तो रही नहीं है। तो जब रस्सी रही नहीं तो 2 mg का क्या हाल होगा, टेंशन T2 विल बी 0। तो ये नीचे की तरफ एक्सिलरेट करेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 mg इज इक्वल टू 2m, एक तो 2m से 2m कट जाएगा तो A2 इज इक्वल टू g आ जाएगा, ठीक है ना। और अब आ जाइए एक ही बात कर लेते हैं। तो इसका वेट 5 mg और नीचे की तरफ टेंशन T2 जो कि अब रहा नहीं, रस्सी कट चुकी है, और ऊपर की तरफ टेंशन T1 जो कि 7 mg मेंटेन रहेगा 1 सेकंड के लिए, क्योंकि रस्सी हमने जैसे ही काटी, जिस समय हम रस्सी काटेंगे उस समय अचानक स्प्रिंग तो दब नहीं जाएगी उस समय, तो उसका टेंशन T1 के बराबर ही रहेगा। तो इक्वेशन बनेगी T1 माइनस 5 mg इज इक्वल टू 5 ma। सो 7 mg माइनस 5 mg, 7 mg minus 5 mg is equal to 5 ma। So we can say that 2 mg is equal to 5 ma। so m से m कैंसिल करने पर a1 is equal to 2 by 5g होगा, ठीक है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। हमने आपसे कहा था कि जब भी मॉडल होगा तो जो पिछले NTSP हो चुके होंगे उनसे 30% क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। आप इसमें अपनी राय भी दे सकते हैं, आप कहें तो हम पीछे वाले क्वेश्चन नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि पीछे वाले क्वेश्चन देने से ये इस बात की चेकिंग हो जाती है कि पीछे वाले टेस्ट में जो क्वेश्चन आए वो आपके सही हुए थे या गलत हुए थे। अब देखना ये कि अब वो आपके सही होते हैं कि गलत होते हैं। अगर वो पहले आपके गलत हुए थे और अब सही हो जाते हैं तो ये आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और अगर पहले भी गलत हुए थे और फिर गलत हो गया, इसका मतलब है कि आपने होमवर्क ठीक से नहीं किया। और होमवर्क से ध्यान आया कि अभी न्यूज़पीड के चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें एक नया चीज़ डालने जा रहे हैं और वो है होमवर्क, ठीक है। और एक चीज़ है रिवीजन, तो उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे या आपको यूट्यूब में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे क्या करेंगे हम, और आप कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट करें। पहले हैवी यूनिफॉर्म चैन, कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है। तो क्वेश्चन है कि कितना परसेंटेज लटका दिया जाए कि ये चैन जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो। तो अगर लटकने वाली लेंथ L है और टोटल लेंथ कैपिटल L है, तो फ्रैक्शन यानी कि L बाई कैपिटल L का बना बनाया फॉर्मूला आपको मालूम होगा, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। तो म्यू की वैल्यू है 0.5 प्लस 1, तो 0.5 अपॉन 1.5 यानी कि 1/3 आया। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1/3 इंटू 100 यानी कि 33.33%। 33.33%। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है। मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड वर्टिकली रोप। अच्छा,
और फिर बी से खींचा गया, 45 डिग्री डेविएट हो गया, कितने फोर्स से खींचा गया। देखिए एक मास सिंपली हैंग्ड था, कितना केजी था, 10 केजी था, ये सिंपली हैंग था। अब इसको क्या किया गया कि बीच से कहीं से खींच दिया गया, हाँ बीच से कहीं से राइट हैंड तरफ दाईं तरफ खींच दिया गया। ये देखिए जब खींच देंगे तो ये पार्ट इधर आ जाएगा और ये पार्ट वर्टिकल में ही बना रहेगा, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका वेट है 10G और वर्टिकल से बनने वाला एंगल 45 डिग्री है। यहाँ पे टेंशन होगा, हम टेंशन के कंपोनेंट करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेंशन, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 है, तो टेंशन का ये कंपोनेंट T cos 45 और टेंशन का ये कंपोनेंट T sin 45 होगा, और T cos 45 10G यानी कि 100 के बराबर होगा। तो ये 1/√2 उधर जाएगा तो T = 100√2 न्यूटन होगा। अब y डायरेक्शन में बना लीजिए, ये था इन x डायरेक्शन, और अब y डायरेक्शन में बना लीजिए। y डायरेक्शन में T cos 45 = F = T cos 45, F = T sin 45, F = T sin 45, sin 45 तो T is 100√2 और sin 45 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल करने पर फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन आती है। एक बेसिक क्वेश्चन है, आपके लेवल पे ये क्वेश्चन आपको आराम से आ गया होगा मेरा ख्याल है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए होंगे, उन्हें ये समझ में नहीं आया होगा कि रोप में फोर्स कहाँ से कैसे लगाया गया, और रोप का पुराना स्वरूप ये था तो नया स्वरूप क्या होगा। हो सकता है इस वजह से किसी का भी क्वेश्चन ना हो पाया। यहाँ पर एक मोमेंटम में चेंज दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि बताइए ये चेंज कितने टाइम में हुआ है। तो देखिए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, और फोर्स की वैल्यू, फोर्स का इक्वेशन फोर्स टाइम का फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं dP = KT dt, हम इंटीग्रेशन का साइन लगा दें कांस्टेंट को बाहर लेते हुए, तो t dt और लिमिट लगा देंगे p से लेके 3p तक की, और यहाँ पे टाइम की लिमिट 0 से लेके t तक की। तो यहाँ पर बन जाएगा इंटीग्रेशन 1dp मतलब p, और t का इंटीग्रेशन t²/2। लिमिट्स लगाएंगे, p की लिमिट p से लेके 3p तक की और टाइम की लिमिट 0 से लेके t तक की। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ भी उसी प्रकार से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दिस इज 2p = k/2t², सो t² = 4p/k, t² = 4p, t² = 4p/k, so we can say that t = 2 बाहर ले लेंगे तो √p/k, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया पेपर, रेगुलरली पेपर देते रहिए और अपनी तैयारी को कॉन्टिन्यूसली बनाए रखिए, बिल्कुल भी डाउन अपने दिमाग को मत कीजिए, लगातार लगे रहिए। 15 सवाल 20 सवाल डेली लगाइए। इस पेपर में जितने क्वेश्चन अच्छे थे, जरूरी थे, वो मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे 918, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो जब हम उसको देखेंगे, जिस दिन देखेंगे, मतलब जिस दिन रोज ही देखेंगे, लेकिन मतलब उसी दिन आपको हम बैक में रिजल्ट दे देंगे, ठीक है ना। उसी दिन दे देंगे, हम ये नहीं करें कि जैसे ही देखेंगे वैसे ही रिजल्ट दे देंगे। हो सकता है क्लास में हो या किसी दूसरे डिस्कशन में हो, या हो सकता है फाउंडेशन वगैरह में हो, कहीं भी। तो जब हम देखेंगे तो उस सेम डे आपको हम एनी हाउ रिप्लाई दे देंगे, सॉल्व करके आपको वापस सोल्यूशन भेज देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, देर बहुत हो गई है तो अभी गुड नाइट करते हैं, फिर कल मुलाकात करते हैं। चलिए।